इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीकानेर में बाल रोग विशेषज्ञों के लिए जूनोटिक डिजीज पर राष्ट्रीय वर्कशॉप का आयोजन। बच्चों में जानवरों से फैलने वाली बीमारियों पर विशेष प्रशिक्षण आयोजित। दरभंगा में हथियार लहराने वाले युवकों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ई रिक्शा पर हथियार लहराने वाले गैंग के 3 सदस्यीय न्यायिक हिरासत में, 2 अब भी फरार। अहमदाबाद में ईसनपुर अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू। नगर निगम और पुलिस ने अवैध निर्माण हटाने की शुरू की कार्रवाई। हुबली धारवाड़ में नगर निगम का खाली साइटों पर सख्त रुख। शहर की सुंदरता बिगाड़ रही गंदी साइटों पर निगम ने किया। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। बीकानेर में बच्चों में बढ़ती जूनोटिक बीमारियों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंडियन भारतीय बाल चिकित्सा अकेडमी के प्रेसिडेंशियल एक्शन प्लान 2025 के तहत ये विशेष मॉड्यूल बीकानेर पीडियाट्रिक सोसाइटी द्वारा कराया गया। कार्यक्रम का आयोजन पीबीएम हॉस्पिटल स्थित आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट के ऑडिटोरियम में किया गया। इसमें देश भर से बाल रोग विशेषज्ञ, प्रशिक्षु डॉक्टर और मेडिकल छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य विषय रहा वन हेल्थ फाइटिंग आउटब्रेक्स एंड चैलेंजेस ऑफ जूनोटिक डिजीज इन पेडियाट्रिक्स, यानी बच्चों में जानवरों से फैलने वाली बीमारियों को रोकना और समय पर पहचानने पर आधारित एक व्यापक प्रशिक्षण। कार्यक्रम में आईएपी के सेक्रेटरी डॉक्टर जीएस तनवार ने कहा कि वन हेल्थ की अवधारणा आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इंसान, जानवर और पर्यावरण, इन तीनों की सेहत एक दूसरे से जुड़ी है। बच्चों में जूनोटिक संक्रमण तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए शुरुआती पहचान और रोकथाम बेहद महत्वपूर्ण है। ये हमने आज डॉग बाइट पे बात करी है, तो डॉग बाइट से प्रिवेंशन ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कई बार कुत्ते के काटने से जो इंजेक्शन हमें लगाने पड़ते हैं, पुराने ज़माने में जो 14 इंजेक्शन लगाने जाते थे, अब उसका काफ़ी प्रोटोकॉल चेंज हो गया है। अब 3 से 5 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो हमारे सरकारी सुविधा में पूरी तरह से उपलब्ध है। आज के विचार विमर्श में जो बाहर से हमारे पास विशेषज्ञ आए हैं, उन्होंने और भी इसके रिसेंट इलाज के बारे में हमें बताया है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी आजकल मार्केट में आ गई है, हालांकि सरकार में अभी उपलब्ध नहीं है, बट सरकार में भी आने के पूरे प्रयास जारी है। तो वो आने के बाद में रेबीज से होने वाली जो बीमारी या जो मॉर्बिडिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। इसके साथ ही जो हमने बात करी कि वन हेल्थ में हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो फ्लू इलनेस के बारे में, जो आजकल खांसी जुकाम या जो इन्फ्लुएंजा वगैरह हो रहा है, जो कोरोना या फिर स्वाइन फ्लू, उसी का ही एक तरह का रूप था, तो उसी के भी बचाव के लिए हमने वैक्सीन के ऊपर भी खूब चर्चा करी है। तो वैक्सीन बाजार में आजकल ट्राइवेलेंट और क्वाड्रिवेलेंट दोनों अवेलेबल है। तो ट्राइवेलेंट भी आजकल मार्केट में अवेलेबल हो गया, जिसकी एफिकेसी और पोटेंसी सब क्वाड्रिवेलेंट के बराबर है। दोनों को बराबर रूप से रखा गया है, दोनों मार्केट में उपलब्ध हैं। तो हम सभी परिजनों को ये आईएपी सोसाइटी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ये सलाह दी जाती है कि अपने बच्चों को समय मानसून सीजन से पहले ये वैक्सीन लगाएं, उनकी पूरी डोज दें, ताकि रूटीन में होने वाले जो खांसी जुकाम वगैरह है या फ्लू की इलनेस से बचाया जा सके और सीरियस बीमारी ना हो, उससे पहले हम ये वैक्सीन लगा दें, ताकि होने वाली मॉर्टेलिटी को भी रोका जा सके। बताएं, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स द्वारा एक जो है वर्कशॉप का आयोजन किया गया है आचार्य तुलसी कैंसर हॉस्पिटल में, किस तरह का आयोजन किया? पहले अपना परिचय दें सर। मैं डॉक्टर जीएस तंवर, सेक्रेटरी ऑफ बीकानेर पीडियाट्रिक सोसाइटी एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज। ये हमने आज एक वर्कशॉप आयोजित की है। इसके पीछे हम एक वन हेल्थ का कंसेप्ट देना चाह रहे हैं। वन हेल्थ क्या है? वन हेल्थ एक कलेक्टिव टर्म है, जिसमें हम ह्यूमन की हेल्थ के साथ साथ ह्यूमन को प्रभावित करने वाले एनिमल की हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए, एनवायरनमेंट की हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए,
वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सब चीज़ें ठीक रहनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट हम जो बात पे महत्व देना चाह रहे हैं वो है प्रिवेंशन। बीमारी होने के बाद में तो हम सब लोग उसका इलाज कराते हैं, हम सब लोग बहुत सारे अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, बट प्रिवेंशन पे, इस एस्पेक्ट पे थोड़ा लोगों का ध्यान कम है। तो इसीलिए ये कंसेप्ट लिया गया है कि जब तक मनुष्य तभी ठीक रहेगा जब मनुष्य के आसपास होने वाला एनवायरनमेंट, पर्यावरण, उसके साथ रहने वाले जो पशु हैं, अगर वो सब ठीक रहेंगे तो उनकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं एक मनुष्य की हेल्थ को, गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कंसेप्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 1 साल पहले बोला था। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ICMR ने नागपुर में पहला वन हेल्थ की इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया है। उसी की थीम को पूरे इंडिया में हम लोग फैलाना चाहते हैं। उसी बैकग्राउंड में हमने वन हेल्थ के नाम की वर्कशॉप जो है बीकानेर में करी है। इसमें बीकानेर और बीकानेर के आसपास रहने वाले सारे शिशु रोग विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर हम जागरूकता फैला रहे हैं ताकि आने वाले जो बच्चे हैं उनमें जो हेल्थ के इशू हैं, जो पर्यावरण संबंधित है या उसके आसपास रहने वाले पशुओं से संबंधित है या उसके आसपास जो भी सफाई व्यवस्था या जो प्रदूषण वगैरह है उससे संबंधित है, तो इन सब चीज़ों को हम रोक सकते हैं कलेक्टिव प्रयास करके। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो प्रयास को हम आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर आगे इस तरह के आयोजन भी प्लान है क्या, इस तरह के और कोई? ये इस तरह का जो आयोजन है, ये IAP, सेंट्रल IAP है दिल्ली से ICMR के थ्रू वो आयोजित करती रहती है और जहाँ जहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, वो बात करके पेरिफेरल एरिया में इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। वर्कशॉप में क्या कुछ नया निकल के आया? वर्कशॉप में हमने मोटे मोटे रूप से एयर पोल्यूशन के बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में, नॉइज पोल्यूशन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। सभी लोग जो बाहर से आ रखे हैं विशेषज्ञ, उन्होंने अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी दी। एक ब्रुसेला के ऊपर जो पशुओं से जनित रोग है, पशुओं के दूषित रॉ मिल्क पीने से या फिर अनपास्चराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट खाने से जो ब्रुसेला हो जाता है वो, या फिर रेट एनिमल और एनिमल के जो यूरिन से जो बीमारियां हो रही है, लेप्टोस्पाइरा वगैरह वो होती है, या फिर बाइट मार्क जो हो जाते हैं, जैसे पशुओं के काटने से रेबीज रोग हो जाता है, तो उसके ऊपर होने वाले जो नए टीकाकरण वगैरह की नई अपडेट के बारे में जो आए विशेषज्ञों ने खूब जानकारी दी है। या कई अलग अलग तरह की मच्छरों की प्रजाति के काटने से जो लेप्टोस्पाइरा या स्क्रब टाइफस बीमारियां हो जाती है, मलेरिया के अलावा उन बीमारियों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। अभी तक कितनी वर्कशॉप हो चुकी? अभी तक 4 से 5 वर्कशॉप हो चुकी है पूरे भारतवर्ष में और ये क्रम अभी भी जारी रहेगा। जी मैम, बताएं अपना पद और स्थान बताएंगे। मैं डॉक्टर रेनू अग्रवाल, एक्स HOD सीनियर प्रोफेसर हूँ अभी और IAP की प्रेसिडेंट हूँ। और ये कार्यशाला हम लोगों ने निरंतर शिक्षा को अपग्रेड करने के लिए रखी है। इससे स्टूडेंट्स को और जो पीडियाट्रिक्स प्रैक्टिस करते हैं उन सब लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। और हमें कॉमन बीमारियां हैं जैसे एयर पोल्यूशन, आजकल अपन जब न्यूज़ चलाओ AQI लिखा आता रहता है, तो अपने को एयर पोल्यूशन कैसे इफ़ेक्ट करता है, कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में पता चलता है। डॉग बाइट बहुत कॉमन है बीकानेर संभाग में, तो इसका लेटेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में पता चल रहा है। और ब्रुसेलोसिस भी काफ़ी कॉमन है, तो उसके लिए नए इलाजों के बारे में हमारा ज्ञानवर्धन होता है। इससे स्टूडेंट्स को और प्रैक्टिस करने वाले शिशु रोग विशेषज्ञों का काफ़ी फायदा होता है। दरभंगा के सिंघवाड़ा थाना क्षेत्र में खबर सामने आई है जहां सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए वीडियो पोस्ट करने वाले 5 में से 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को इन सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पुलिस ने इनके पास से एक कट्टा और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब भरवाड़ा भजोरा पथ पर गुरुवार देर रात हुए लूटपाट की जांच में पुलिस इस गैंग तक पहुंची। जांच के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो पुलिस के हाथ लगा, जिसमें ई-रिक्शा पर सवार 5 युवक खुलेआम हथियार लहराते नजर आ रहे थे। गुरुवार की शाम थानाध्यक्ष बसंत कुमार पुलिस बल के साथ भटवाड़ा बजौड़ा रोड स्थित ब्रह्मस्थान के पास पहुंचे, जहां टीम ने तकनीकी निगरानी और स्थानीय इनपुट के आधार पर आरोपियों की पहचान की और कार्रवाई शुरू की। पुलिस अब फरार 2 अन्य युवकों की तलाश में जुट गई है। घटना ऐसी हुई कि कल सोशल मीडिया पर साइलेंट किलर क्रिस 2007 के इंस्टाग्राम आईडी से एक पोस्ट वायरल हो रहा था जो पुलिस के संज्ञान में आया, जिसमें एक टेम्पू पर बैठकर कुछ लड़के कट्टा लहरा रहे थे और अपना शो ऑफ कर रहे थे कि मतलब कि हम लोग बॉस हैं, इस टाइप का।
तो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उस संज्ञान में लिया गया और SHO सिंहवाड़ा उसकी जांच में गए और जांच करने पर पता चला कि इसमें जो लड़का जिसके हाथ में प्रदर्शन कर रहा है, जो हाथ में हथियार लेकर, उसका नाम नीतीश कुमार है, जो भड़वाड़ा का रहने वाला है। और दूसरे युवक का नाम तारकेश्वर उत्कृष्ट यादव है, जो उसके साथ है। 5 लड़के थे उसमें। तो उसके बाद उन लोगों को पकड़ा गया, गिरफ्तार नहीं किया गया, उन लोगों को पकड़ा गया और उनसे पूछताछ की गई। हथियार के बारे में पूछा गया तो बताया कि जो हथियार जो उसमें दिख रहा है वो कटका निवासी जुवैद के पास है। इस सूचना पर कटका में भी जुवैद के घर पर छापामारी की गई तो उनके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है और वहीं पर विधिवत इन तीनों की गिरफ्तारी की गई। और गिरफ्तारी करने के बाद से उन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। और इसमें जो 2 फरार हैं, जो एक जिसका टोटो है और एक लड़का और है जो संभवतः माइनर दिख रहा है, इसलिए उसका नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, लेकिन उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाए। अहमदाबाद में प्रशासन द्वारा इसनपुर इलाके में अवैध निर्माणों को हटाने से संबंधित अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। अहमदाबाद नगर निगम के उप नगर आयुक्त रिदेश रावल ने बताया, आज हमने अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू की है। इसके लिए पहले ही नोटिस दिया गया था और निकासी के लिए पूरा समय दिया गया था। इस कार्रवाई में अहमदाबाद नगर निगम के 4 जोन की टीम जुड़ी है। पुलिस विभाग और अहमदाबाद नगर निगम साथ मिलकर ये कार्रवाई कर रहे हैं। 30% क्षेत्र पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। हमारे वाहन, मेडिकल की टीम और अग्निशमन दल की टीम हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मेरा नाम रिदेश रावल, मैं डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर हूँ। अभी ये साउथ जोन का मेरे पास चार्ज है। राहुल को पता है डिमोलिशन शुरू किया है, कितनी टीम है, कितना उसका डिमोलिशन होगा, क्या पूरा डिटेल थोड़ा शॉर्ट में बताइए। ये जो डिमोलिशन की कार्यवाही आज हमने शुरू की हुई है, इसके लिए पहले हमने नोटिस दिया था और प्रॉपर टाइम भी दिया इवैक्यूएशन करने के लिए। इस कार्यवाही में हमारी अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 4 जोन की टीम इसमें संलग्न है। पुलिस डिपार्टमेंट का भी हमको पूरा साथ है। तो पुलिस डिपार्टमेंट एंड अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों साथ में मिलके ये सब हम कार्यवाही कर रहे हैं। कितना लगा, कितना जो जगह है वो खाली की जाएगी? अभी 30% जो एरिया है इसमें ये एनक्रोचमेंट है। तो ये एनक्रोचमेंट को दूर करने के लिए 8 जेसीबी है, 8 हिटाची है और जो हमारा जो वाहन है वो भी है, मेडिकल टीम है, फायर की टीम साथ में है। तो ये सब साथ में मिलके हम ये कार्यवाही कर रहे हैं। कितना मकान वगैरह होगा? 925 जो रहने वाले हैं, इसमें हम 10 लोग जो है वो हाईकोर्ट में गए तो इसका हम नहीं इसको टच करेंगे। बाकी सब जो भी स्ट्रक्चर है वो हम आज दूर करने का हमारा इरादा है। हुबली धारवाड़ के शहरों में लगातार बढ़ रहे विकास और विस्तार के बीच नगर निगम ने अब शहर की सुंदरता बिगाड़ने वाली अव्यवस्थित और गंदी खाली साइटों के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। जैसे जैसे शहर फैल रहा है, लोगों द्वारा खरीदी गई कई प्राइवेट साइटें बिना किसी डेवलपमेंट के खाली रहती है। फेसिंग के बाद इन्हें छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से इन जगहों पर कचरा जमा होने लगा है। अब अनचाहे पौधे उगाकर पूरे क्षेत्र की साफ सफाई और सौंदर्य पर असर डाल रहे हैं। दरअसल हुबली धारवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन HTMC ने अब बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि शहर की सीमा के भीतर आने वाली खाली साइटों को गंदा छोड़ने वाले मालिकों पर सख्त कार्रवाई होगी। कॉरपोरेशन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी साइट पर गंदी झाड़ियां या अव्यवस्थित पाई जाती हैं तो न सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि ज़रूरत पड़ने पर नगर निगम उस साइट पर कब्जा भी कर सकता है। HTMC के अधिकारियों ने अनुसार कई साइट मालिक नियमित सफाई नहीं कर रहे हैं, जिससे शहर की सुंदरता के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा भी बढ़ रहा है। अब निगम ने साइट के आकार के आधार पर जुर्माना तय करने का निर्णय लिया है। ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮೇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಆದರೆ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಏನು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಗಣತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹೋದರು, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಜಾತಿ ಗಣತಿನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾವು ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಲೈಟ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ಬಂತು ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ಬಂತು. ಯಾಕಂದರೆ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಮ್ಮದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ SWMದವರಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೊಬಿಲೈಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ, ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ವಲಯ ಆಗ್ತಿರ್ಗೂ ನಾನು ಕರೆದು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 4 ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಬರ್ತಾವೆ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಓಪನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು, ಆ PID ನಂಬರ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದು, ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅನಧಿಕೃತ ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು, ದೂಕು ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫುಟ್ಪಾತನ್ನು, ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅದೇನದು ಫುಡ್ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೊಬಿಲೈಸರು, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಭಾಳ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ದಂಡ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದಂಡ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಫೋನ್ಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದ್ವು, ನಮ್ಮವರು ಬಿಡ್ರಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನಗರ ಸೌಂದರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವ ಹೊತ್ನಾಗ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿ, ಇದು ಎಗ್ ರೈಸ್ ಅಂಗಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ದಂಡ ವಿಧಿಸೋಕೆ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಿನಿವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ರಿನಿವಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 1 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಧಾರವಾಡನ್ನು ಒಂದು ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಒಯ್ಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೊಬಿಲೈಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಏನು ಗಾಡಿಗಳು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳು, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಜೊತೆ, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಡೈಲಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆನೂ ನನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು, ಏನೆಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಸಗಳನ್ನ. ಅಥವಾ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಶಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಸಗಳು, ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ದಿಂಬುಗಳು, ಗಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಒಗೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾರನೇ ದಿನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು 50% ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದು ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆನೇ 66 ಹೊಸ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. 66 ಜನ, ನಮ್ಮ 64 ಜನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೊಬಿಲೈಸರ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವತ್ನಾಗ ಬರೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿ, ಬರೇ ಮಹಾನಗರ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡಲಿ, ಮೇಯರ್ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ಊರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಶಿ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಊರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮಿಂದನೂ ಅದು ಕಾರ್ಯಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾವೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಗರ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಂಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಆಜು ಬಾಜು ಇದ್ದವ್ರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದ್ದು. ಅದು ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ PID ನಂಬರ್ನ ಹುಡುಕಿ PID ನಂಬರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 1 ವಾರದ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಂದಂಥ ಖರ್ಚನ್ನು ನಾವು ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ PID ನಂಬರು ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥವು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು PID ನಂಬರನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಂಥ ನಂಬರ್ಗಳು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆಜು ಬಾಜು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಂಥವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ
ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾರ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಪಾಲಿಕೆ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು, ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಸೈಟ್ ಮೇಡಮ್ ಅವು ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದವು, ಅವರು ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಲಿ, ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಬರಲಿ, ಏನೇ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರೇ ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲಾಖೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೂ ಯಾರು ಅವರು ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸು ಬಿಟ್ಟರೆ, ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ. ಹೋದ ಸಾರಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ 350ರಿಂದ 400 ಜನ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಹೌದು ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಜೆಷನ್ ಖರೇನ ಚಲೋ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಐತೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದೇ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಆಸ್ತಿ ನಮ್ದಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಹೊರದೇಶದಾಗಿದ್ರು ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. कोतमा में बड़ी पहल की शुरुआत हुई है, जहां नवांकुर संस्था और मां अम्बे सेवा समिति द्वारा संचालित जल संचय अभियान के तहत ग्राम पंचायत गोंडरा में बोरी बधान एवं जल संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति और ग्रामीणों ने सामूहिक श्रमदान कर बोरियों के अस्थायी बंधन तैयार किए हैं, जिनका उद्देश्य वर्षा जल को रोककर प्राकृतिक जल स्रोतों को मजबूत करना है। कार्यक्रम के बाद राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने क्षेत्र में फलदार पौधे लगाए और लोगों से अधिक वृक्षारोपण तथा जल बचाने का संदेश दिया। श्रमदान कार्यक्रम में प्रस्फुटन समिति के अध्यक्ष ओमकार, सीएमसी, एलडीपी छात्र और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। बैठक में सरपंच सहित भाजपा कोतमा मंडल अध्यक्ष और कई लोग उपस्थित रहे। यह अभियान ग्रामीण जन भागीदारी और सामूहिक श्रमदान के साथ जल संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो क्षेत्र में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जन अभियान परिषद के द्वारा जल संचय अभियान किया जा रहा है, जो कि आज गोहंडरा पंचायत पर बोरी बांध का कार्यक्रम किया गया। इस पर आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पर जन अभियान परिषद के नामांकुर प्रस्फुटन समिति ग्राम पंचायत गोहंडरा ग्राम मनमारी में एक आपने देखा भी, हम सब लोगों ने मिल कर के बोरी बधान के माध्यम से पानी रोकने का प्रयास किया है। इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है, और इसमें जिस प्रकार से सभी लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला, हमारे इस क्षेत्र के बच्चों का, विद्यार्थियों का, कॉलेज के विद्यार्थियों का, व हमारे जो अधिवक्ता संघ हैं उनका भी, व गांव के, व प्रस्फुटन समिति के, नामांकुर के, व हमारे पार्टी के, व जन अभियान परिषद के भी सभी लोगों का बड़ा उत्साहजनक और अच्छा रहा है। और आप खुद भी देखे हैं कि बोरी बधान का कितना अच्छा, उसमें अभी पानी रुकना प्रारंभ हो गया है, और जो थोड़ा बहुत हो रहा है उसमें लीकेज हो रहा है, उसको भी ठीक कर लेंगे पानी जिस प्रकार दिया। इस प्रकार से अगर सभी लोगों में जागरूकता आ जाए तो निश्चित तौर पर पानी का कोई समस्या नहीं रहेगा, मेरा ये मानना है। और अभी बताया गया जन अभियान परिषद के माध्यम से कि इसके बाद हम लगातार इस प्रयास को जारी रखेंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य, इसके लिए जितने हम उनके लिए लड़ाई करें कम होगा। और आप यहाँ इस कार्यक्रम पर वृक्षारोपण भी करें, लोगों को क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जल, जंगल और जमीन, ये तीनों को बचाना, ये अगर रहेंगे तो जीवन रहेगा। जैसे बोला मैंने कि आदमी के दिनचर्या जो शुरू होता है वो जल से ही शुरू, और ये अगर जीवन जल हमारा है, अगर आज हम आप सब लोग खड़े हैं यहाँ पर, तो वृक्षों के कारण ही खड़े हैं। अगर इस पृथ्वी से पूरे वृक्ष को काट दो, आप हटा दो, तो मानव जाति की जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वृक्ष जो ऑक्सीजन देते हैं। तो हम वृक्ष जो छोड़ता है वो हम लेते हैं, और जो हम छोड़ते हैं वृक्ष लेता है। इसके लिए जीवन को बचाने के लिए, जीवित रहने के लिए, आदमी के लिए जिस प्रकार से भोजन आवश्यक है, पानी आवश्यक है, उसी प्रकार से उससे भी ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और कोरोना के समय सबने इसका महत्व देखा ही है, तो इसलिए पेड़ को भी हमको लगाना है, पेड़ भी बचाना है। उसी के अंतर्गत ये भी संदेश देने का काम किया गया है कि पेड़ लगाएं और
अपने हम जंगल को काटे ना, ये समझते। दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज छत्तीसगढ़ राज्य दिवस का आयोजन किया गया। हर साल 14 नवंबर से 27 नवंबर तक होने वाले इस मेले में देश दुनिया के कई राज्य और संस्थान हिस्सा लेते हैं। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि राज्य दिवस पर छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और पारंपरिक धरोहर का खास तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। मेले में छत्तीसगढ़ से जुड़े विशेष स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ राज्य की पहचानों, हस्तशिल्प, हथकरघा, वन उत्पाद और स्थानीय उद्यमों को प्रदर्शित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलता है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि कल इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें निवेशकों को छत्तीसगढ़ के औद्योगिक अवसरों और संभावनाओं से रूबरू कराया जाएगा। दिल्ली में हर साल 14 नवंबर से 27 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन होता है, जिसमें हर प्रदेश भाग लेता है। तो आज छत्तीसगढ़ राज्य दिवस है वहां पर, और वहां पर छत्तीसगढ़ का पेविलियन लगा है, जिसमें छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। और वहां पर एग्जीबिशंस वगैरह भी छत्तीसगढ़ के लगे हैं, जो यहाँ का कोसा वाला वस्त्र का है और टेराकोटा और मेटल से जो वस्तुएं बनते हैं, उस सबका एग्जीबिशन भी है। और कल इन्वेस्टर कनेक्ट का भी आयोजन है। जी जी, आप तो और कुछ महीनों का इंतजार है। 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद पूरी तरह से देश से समाप्त हो जाएगा, तो बस्तर से भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उस क्षेत्र में विकास को पहुंचाना पड़ेगा, और हम लोग नियत नीलानार योजना के माध्यम से लगातार विकास को पहुंचा भी रहे हैं। और उस क्षेत्र में कैसे एग्रीकल्चर आगे बढ़े, पशुपालन आगे बढ़े, और पर्यटन की बहुत संभावना है, तो पर्यटन को भी आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और होम स्टे बड़ा पॉपुलर है वहां पर, जहां पर फॉरेन टूरिस्ट आते हैं और लोगों के घरों में रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। तो हम लोग होम स्टे को भी नई उद्योग नीति जो है उसमें शामिल किए हैं, और उसके माध्यम से हम लोग उनके रूम वगैरह बनवाएंगे। मुंबई से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां भाजपा नेता राम कदम ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के हालिया बयान को लेकर सफाई दी है। राम कदम ने कहा कि अजीत पवार का बयान गलत ढंग से पेश किया गया, और उनका मुख्य तात्पर्य सिर्फ इतना था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के विकास कार्यों को तेजी मिलेगी और अधिक से अधिक फंड उपलब्ध होंगे। राम कदम ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के विपक्ष ने इस बयान को राजनीतिक की दृष्टि से तोड़ मरोड़ पर प्रस्तुत किया है और उसे अलग अलग दिशा में मोड़ दिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा यदि आगामी चुनावों में फिर से सत्ता में आती है, तो स्वाभाविक रूप से राज्य में विकास के लिए अधिक फंड आ सकेंगे। इस बयान के जरिए भाजपा ने स्पष्ट किया कि उनका ध्यान केवल विकास और राज्य की प्रगति पर केंद्रित है, न कि किसी तरह के राजनीतिक विवाद पर। श्रीमान अजीत पवार जी का बयान तोड़ मरोड़ कर मीडिया में दिखाया गया। केवल और केवल वे इतना ही कहना चाह रहे थे कि यदि सत्ता आती है तो सत्ता आने के बाद डेवलपमेंट के कामों को गति मिलेगी, अधिक से अधिक फंड आएगा। पर इस बात को राजनीति से प्रेरित महाराष्ट्र के प्रतिपक्ष ने इसे अलग दिशा की ओर मोड़ दिया, और वही बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कही है। और हम पुनः एक बार बड़े मजबूती के साथ दोहराना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनाव में हम फिर से सत्ता में आते हैं तो स्वाभाविक तौर से डेवलपमेंट के काम बढ़ेंगे, अधिक से अधिक फंड आएगा। इसके पूर्व उद्धव ठाकरे की सरकार थी, वो तो पैसे बनाने के पीछे पड़े थे, 100 करोड़ रुपए की वसूली हो रही थी। हमारे कार्यकाल में तो ये नहीं हो रहा ना। सब दूर सड़कें बन रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, नए निर्माण हो रहे हैं। तो इसके लिए फंड लाने की शक्ति सरकार में होती है, और उसी बात को अजीत दादा ने दोहराया।
नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और भारत को पिछले 11 वर्षों में विश्व मानचित्र पर एक शक्ति बनाने के योगदान की सराहना करने के बजाय अखिलेश यादव ने मोदी पर निजी टिप्पणी की। तरुण चुग ने इसको अखिलेश यादव की हताशा, निराशा और कुंठित मानसिकता का प्रतीक बताया। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव की घटिया बयानबाजी के कारण जनता ने उन्हें सबक सिखाया और 2027 में उत्तर प्रदेश में भी ऐसा बयान देने वालों को जनता द्वारा उसी तरह जवाब मिलेगा। भाजपा का संदेश साफ है कि विपक्षी नेताओं की अपशब्द टिप्पणी जनता के नजरिए में उनकी राजनीतिक छवि को कमजोर कर सकती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास और विजन जनता के सामने केंद्रित रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन पर बात करने की बजाय भारत को किस तरह उन्होंने पिछले 11 वर्षों में विश्व के मानचित्र पर एक शक्ति के रूप में खड़ा किया है, उसकी सराहना करने की बजाय उनके विकसित भारत के संकल्प को, जिसको आज पूरे देश ने अपना संकल्प बना लिया है, उस पर चलने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी पर निजी टिप्पणी करना अखिलेश यादव की हताशा, निराशा, कुंठित मानसिकता का स्पष्ट चित्रण है। उनका बयान मानसिक दिवालियापन है। घटिया बयानबाजी के कारण जो हाल में बिहार में तेजस्वी यादव का हाल बिहार की जनता ने किया है और 2027 में इससे बुरा हाल मोदी जी को गाली देने वालों का उत्तर प्रदेश में होने वाला है। अखिलेश जी, जनता विकास की बात करती है, जो आज यूपी सहित पूरे देश में दिख रहा है। आप विकास पर चर्चा करने के बजाय विकसित भारत के संकल्प को, जो पूरे भारत का संकल्प है, उस पर चलने की बजाय होची घटिया व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।